कुर्बानी का दौर चल रहा है। कहीं बिरयानी, टिक्के, कढ़ाई और स्टीम रोस्ट बन रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अस्पतालों और क्लिनिक्स के आगे एक लंबी लंबी लाइन और रश देखने में मिलेगा। उसकी वजह कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल बेहतियाती के साथ। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से आप कुर्बानी के गोश्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इसका सही लुत्फ उठा सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से, तकलीफों से और उस रश में शामिल होने से बचा सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त एक बेहतरीन गोश्त है, क्योंकि अमूमी तौर पर इस्तेमाल किए हुए गोश्त के बारे में आपको शक शुबात हो सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए अमूमन हर कोई बेहतरीन जानवर का इंतखाब करता है, यानी बेहतरीन प्रोटीन, आयरन और बहुत सारी तरह के विटामिन्स। अक्सर लोग सिर्फ मसल्स का गोश्त पसंद करते हैं। याद रखिए, मसल्स के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके साथ ऑर्गन मीट्स यानी गुर्दे, कलेजी, मगज़, पाए, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर रहता है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की ग़िज़ाइयत, मुख्तलिफ तरह की तवानाई होती है। सेहत के नुक्ते नज़र से देखें तो रोज़ाना गोश्त खाना सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन कुर्बानी के दिनों में तो अमूमन न सिर्फ रोज़ाना बल्कि सुबह, दोपहर, शाम गोश्त ही खाया जाता है। इसीलिए बेहतर ये है कि गोश्त को किसी सब्ज़ी या दाल के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसके नुकसानदेह असरात से बचा जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना गोश्त खाया जाए। अगरचा इस सवाल का जवाब हर किसी के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, हर एक के निज़ाम हज़म के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटीन के हवाले से अगर रिकमेंडेशन देखें तो उसमें कहा जाता है कि आप अपने वज़न के हिसाब से गोश्त इस्तेमाल करें, यानी जितना किलो आपका वज़न है उतने ग्राम। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप 80 किलो के हैं तो आप एक दिन में 80 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवर सही तौर पर मुकम्मल ज़िबा होना चाहिए, उसका गोश्त निकला होना चाहिए और गोश्त ठहरा होना चाहिए। याद रखिए, सेहत के नुक्ते नज़र से बिल्कुल ताज़ा गोश्त सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिसे गोश्त को ठंडा करना कहते हैं। उसके बाद उसका इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। हल्की आंच पर अदरक, लहसुन, प्याज के साथ अच्छी तरह भुना हुआ गोश्त इस्तेमाल करें। याद रखें, कच्चा पक्का या जला हुआ गोश्त आपको बीमारी की तरफ ले जाता है और अमूमन ऐसा गोश्त टिक्का बोटी बनाते वक्त हमारे इस्तेमाल में आ जाता है और हमें बीमार करने का सबब बनता है। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है या आप यूरिक एसिड के मरीज़ हैं तो गोश्त के इस्तेमाल में एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। कम मिकदार में गोश्त इस्तेमाल करें और ज़्यादा बेहतर होगा कि उसे किसी सब्ज़ी के साथ मिलाकर पकाएं और उसके साथ खाएं। अब खूब गोश्त खाने के बाद मैदे के मसाइल हो गए हैं। मतली की कैफियत फ़ील हो रही है, मैदे पे भारीपन है, बदहज़मी है, खट्टी डकारें आ रही हैं, मैदे में दर्द हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? गोश्त के हाजमे के लिए कुदरत ने हमारे मैदे में एक तेज़ाब रखा है HCl, जो गोश्त को हज़म करने में मदद देता है। कुछ दवाओं के इस्तेमाल या उम्र बढ़ने की वजह से ये तेज़ाब मैदे में कम हो जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, उनके जिस्म में भी ये तेज़ाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से गोश्त हज़म करने की सलाहियत कम हो जाती है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस तेज़ाब को कुदरती तरीके से बढ़ाया जाए, जिसके लिए बेहतरीन चीज़ है सिरका। जी हाँ, फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस घर में सिरका मौजूद है उसे किसी सालन की ज़रूरत नहीं। तो ये सिरका आपके जिस्म में कुदरती तौर पर HCl तेज़ाब के लेवल को मुनासिब सतह पर लाता है, जिससे आप में गोश्त हज़म करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा गोश्त की डिश के साथ दही, ज़ीरे का रायता, धनिए, पुदीने, अनारदाने की चटनी, कच्ची सलाद, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखती हैं और आपका निज़ाम हज़म बेहतर रहता है। बहुत से लोग गोश्त के डिश के साथ कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल को बहुत अच्छा समझते हैं और वो समझते हैं कि इससे उनका हाजमा बेहतर होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आपके निज़ाम हज़म को नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। खाने के बाद ग्रीन टी लीमू के साथ लेना भी बहुत बेहतर साबित होती है। एक और बात, गोश्त डीफ्रॉस्ट करने के बाद कभी भी दोबारा फ्रीजर में मत रखें, उससे उसके अंदर वो बैक्टीरियाज पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो गोश्त को गलाने और सड़ाने रखते हैं।
इसीलिए अगर आपने गोश्त को फ्रीज करना है तो उसके छोटे छोटे हिस्से बनाकर फ्रीज कीजिए। एक बार उस हिस्से को डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल कर लें और कभी भी डीफ्रॉस्ट किया हुआ गोश्त दोबारा फ्रीज करके फ्रीजर में मत रखें। उम्मीद है कि इन मालूमात की रोशनी में आप अपना और अपने प्यारों का भरपूर तरह से ख्याल रख सकेंगे और इस ईद को भरपूर तरह से एंजॉय करेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। मैं हूं आप सबका डॉक्टर आसिफ और इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।